नमस्कार साथियों, मेडिकल मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को पढ़ेंगे। यह काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं नियोनेटल रिफ्लेक्स क्या होते हैं। नियोनेटल रिफ्लेक्स कुछ एक्शन होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं विदाउट कॉन्शियसनेस, मतलब बिना कॉन्शियसनेस के ये परफॉर्म किए जाते हैं एज अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स के रूप में किसी स्टिमुलस के प्रति। यानी कि नियोनेटल रिफ्लेक्स किसी स्टिमुलस के प्रति शरीर की एक प्रतिक्रिया होती है जिस पे हमारा कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। सामान्य शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिस पर हमारे शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता और शरीर के विचार करने से पहले ही यह प्रतिक्रिया हो जाती है। इसे ही नियोनेटल रिफ्लेक्स या सहज प्रतिक्रिया कहते हैं। इसकी उत्पत्ति सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होती है, सीएनएस से होती है, और इसके दो प्रकार है। फर्स्ट है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और सेकंड है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है ये न्यूबॉर्न के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, यह न्यूबॉर्न के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और इसमें एक बच्चे को जीवित रहने के लिए जो उसे भोजन खोजना होता है और उसके सर्वाइवल के लिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन सबको करने में यह सहायक होता है। ये होते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। वहीं दूसरे होते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है कि शरीर की रक्षा करने के लिए और शरीर को बाहर के खतरों से बचाने के लिए और नुकसान से बचाने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा गिर रहा है तो चोट लगने से बचाने के लिए उसके कोई जो ज़रूरी अंग है, जैसे आँख हो गई है, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए, इन सब को किसी भी प्रकार का जो रिस्क होता है उससे बचाने के लिए प्रोटेक्शन में, रक्षा में जो रिफ्लेक्स काम आते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की। जो प्रिमिटिव शब्द होता है उसका मतलब होता है आदिम या प्राचीन। मतलब कि ये जो रिफ्लेक्स होते हैं ये कई पीढ़ियों से चले आ रहे बिहेवियर पैटर्न के कारण डेवलप होते हैं, जिनका मेन गोल होता है हमारे बॉडी का सर्वाइवल। मेन गोल होता है हमारी बॉडी का सर्वाइवल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं तो ये पहली बात तो ये एट बर्थ यानी जन्म के समय से प्रेजेंट होते हैं। ये रिजॉल्व हो जाते हैं एज के साथ, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये ढल जाते हैं और इनकी जगह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक्टिविटी होती है वो इनका भाग ले लेती है। इसके साथ ही ये कभी भी रीअपेयर नहीं होते, मतलब वापस से प्रकट नहीं होते। एक बार खत्म हो गए या डिजोल्व हो गए, रिजोल्व हो गए, उसके बाद में वापस प्रकट नहीं होते हैं। ये होते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। हर रिफ्लेक्स के बारे में हमें उसका स्टिमुलस पढ़ना है, उसका रिस्पॉन्स पढ़ना है और वो किस टाइम में रिजॉल्व हो रहा है, उसका रिजॉल्विंग टाइम। ये तीन चीज़ें हमें मेनली हर रिस्पॉन्स के बारे में, हर रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। इसे ही ऑक्यूलो सिफेलिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ऑक्यूलो का मतलब होता है आँख, सिफेलिक का मतलब मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रिफ्लेक्स है। इसका यूज जो होता है न्यूबॉर्न के ब्रेन स्टेम और वेस्टिब्यूल, इसका डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे जब बच्चे का सर यानी कि हेड जो होता है उसे घुमाया जाता है, मूव किया जाता है राइट से लेफ्ट, तो उसकी आंखें एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है नई पोजीशन से, लेकिन ये एडजस्टमेंट करने में वो कुछ पिछड़ जाती है, मतलब आई लेग हो जाती है, मतलब कि वो कुछ पिछड़ जाती है, टाइम से एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि आई बॉल फिक्स हो गई, किसी एक ही जगह पे रुक गई है और शरीर जो है आगे की तरफ बढ़ गया है। इसे ही डॉल्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं। तो जब बच्चे के हेड को मूव किया जाता है राइट टू लेफ्ट तो आई जो होती है, मतलब आंखें जो होती है वो लैग करती है और इमीडिएटली एडजस्ट नहीं कर पाती न्यू पोजीशन में। यही होता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। यह रिजॉल्व हो जाता है 3 से 4 महीने के भीतर भीतर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला रिफ्लेक्स है एक्सट्रूजन ऑफ टंग रिफ्लेक्स। इसका मतलब होता है जुबान को बाहर की तरफ निकालना या बाहर की तरफ धकेलना। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूबॉर्न होता है वो ज़्यादा सॉलिड फूड नहीं खा सकता है, क्योंकि उसमें चबाने की क्षमता नहीं, उसमें दांत डेवलप नहीं हुए। तो कोई भी सॉलिड फूड अगर उसको देंगे, कोई भी ठोस पदार्थ अगर उसको खिलाया जाएगा तो वो उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको ब्लॉक करेगा। इसकी वजह से उस बच्चे को सफोकेशन होगा, उससे घुटन होती है। इसकी वजह से बच्चे को घुटन होती है, उसे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो इस घुटन से बचने के लिए और प्रॉपरली सांस लेने के लिए जो है बच्चा जो भी भोजन उसे दिया जाता है उसे बाहर की तरफ धकेलता है। ऐसा करने पर जो फूड हम दे रहे हैं उसे फोर्स नहीं करना है, आगे की तरफ धकेलना नहीं है, और उसे कुछ समय बाद जो है भोजन कराने का प्रयास करना है। यही हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब टैप किया जाता है यानी थपथपाया जाता है बच्चे की टंग को यानी कि जुबान को,
तो वो जुबान को बाहर की तरफ फोर्स करता है, फोर्सिंग आउटवर्ड, और ये रिजॉल्व हो जाता है 4 महीने की एज में। इसका मेन वर्क क्या है, घुटन से बचने के लिए जुबान को बाहर निकाला जाता है ताकि कोई बड़ी चीज़ उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना फंसे। अगला रिफ्लेक्स है लैंड ड्यू रिफ्लेक्स। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है बच्चा जो होता है लैंडिंग पोजीशन, या जैसे कोई विमान उतर रहा हो तो जिस पोजीशन में होता है उस पोजीशन में आने की कोशिश करता है। इसमें जब बच्चे को दोनों हाथों में पेट के बल पकड़ के उठाया जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में बच्चा जो होता है गर्दन को एक्सटेंड करता है सामने की तरफ, जैसे कि वो आगे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हो। साथ ही वो जो पैर होते हैं उनको फ्लेक्स करता है, यानी मोड़ता है। ऐसा क्यों करता है, ताकि वो शरीर को बैलेंस कर पाए। इसमें जो लुक बनता है, जो पोजीशन बनती है, वो कुछ ऐसी बनती है जैसे शरीर लैंड होने की कोशिश कर रहा हो या प्रयास कर रहा हो। जैसा कि यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं, ये जो हनुमान जी है ये लंका की तरफ जा रहे हैं और ये लैंड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो आंखें हैं ये सामने की तरफ है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि इनकी गर्दन जो है वो फ्लेक्स है, यानी कि खुली हुई है। वहीं पे इनके पैर देखेंगे आप पीछे की तरफ, तो ये पैर मुड़े हुए हैं क्योंकि ये लंका की तरफ लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शरीर का मोटर डेवलपमेंट चेक किया जाता है और शरीर के नॉर्मल मसल टोन के लिए जो है इस रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है। अगर शरीर हाइपरटोनिक है, मतलब उसकी मसल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसे में बच्चा जो होता है ज़रूरत से ज़्यादा मुड़ जाएगा, एकदम धनुष की तरह। यह ही लैंड ड्यू रिफ्लेक्स होता है। आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे जब बच्चे को आप प्रोन पोजीशन में होल्ड करते हैं, प्रोन पोजीशन में पेट के बल से होल्ड करते हैं, तो बच्चा नेक का एक्सटेंशन करेगा सबसे पहले तो, और जो एक्सट्रीमिटी यानी पैर होते हैं उनका फ्लेक्शन करेगा, यानी पैरों को मोड़ेगा। एक तरीके से वो शरीर को लैंड होने के लिए तैयार करेगा। यहाँ पे देखिए हाथों से इसे होल्ड कर रखा है, तब ये गर्दन एकदम ऊपर की तरफ उठाई है और ये पैर अंदर की तरफ मोड़ लिए हैं। और ये रिजॉल्व होता है 8 से 9 महीने में। इस पर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि लैंड ड्यू रिफ्लेक्स क्या है और वह कब रिजॉल्व होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला रिफ्लेक्स है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग शब्द का मतलब होता है कुछ ढूंढना, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो न्यूबॉर्न होता है वो भोजन का जो सोर्स होता है उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे कि ब्रेस्ट का निप्पल हो गया या फिर कोई बॉटल हो गई। यह बच्चे के सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। यहाँ पे स्टिमुलेशन में जब हम टच करते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ, मतलब मुंह को एक कॉर्नर से टच करते हैं, जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं कॉर्नर से इसे टच किया गया है, तो बच्चा टर्न करता है हेड को, मतलब गर्दन को मोड़ता है टुवर्ड द साइड, मतलब जिस तरफ उसे टच किया गया है उस तरफ, और माउथ को ओपन करता है सक करने के लिए, मतलब कि भोजन को चबाने खाने के लिए वो सक करता है। जैसे कि इसको हमने इधर राइट साइड में टच किया है तो राइट साइड की तरफ गर्दन मोड़ेगा और मुंह खोलेगा, ताकि अगर वहाँ पे कहीं ब्रेस्ट निपल अवेलेबल है तो वो उसे प्राप्त कर सके और भोजन प्राप्त कर सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वां रिफ्लेक्स है ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। यहाँ पे ग्लैबुला को समझते हैं सबसे पहले। तो नाक के ऊपर दोनों आंखों के बीच का जो पार्ट होता है इसे ग्लैबुला कहते हैं। जहाँ हम इमेज में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसे ग्लैबुला कहते हैं। इस पार्ट को जब हल्के से थपथपाया जाता है, यानी कि हल्के से टैप किया जाता है, तो न्यूबॉर्न जो होता है आंखों को झपकता है और टाइटली बंद कर लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, आंखों को क्लोज करेगा वो भी टाइटली, बहुत ही ज़ोर से आंखों को मूंद लेता है। अडल्ट अगर कोई है उसकी जगह पे तो वो इस रिस्पॉन्स को धीरे धीरे काबू कर लेगा, मतलब एक बार 2 बार अगर उसको टैप करेंगे तो उसके बाद में वो पलक नहीं झपकाएगा, पर बच्चा इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसका उपयोग जो होता है न्यूबॉर्न में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि भाई बच्चे की जो नर्व होती है आँखों की वो प्रॉपरली डेवलप हुई है नहीं, प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं, इसके लिए इस रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स की। गैलेंट रिफ्लेक्स को स्पाइनल या ट्रंकल गैलेंट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ ट्रंक का मतलब होता है धड़, मतलब कि यहाँ पे जो स्पाइनल मसल होती है, मतलब बैक की जो मसल होती है, और जो ट्रंक होती है उसकी मूवमेंट की एक्टिविटी को चेक किया जाता है। जब बच्चे की बैक को स्टिमुलेट किया जाएगा तो जिस तरफ बच्चे के बैक को स्टिमुलेट किया है बच्चा उस तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा, मतलब उस साइड की तरफ बच्चा मुड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा, उसकी बैक से एफर्ट लगाएगा। यही गैलेंट रिफ्लेक्स है। आइए इसे समझते हैं। बच्चे को हमने हॉरिजॉन्टली लिटा रखा है, मतलब कि एकदम लिटा रखा है प्रोन पोजीशन में, मतलब पेट के बल उसे लिटा रखा है। अब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं उसकी बैक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निशान, यहाँ पे हम उसकी बैक को स्टिमुलेट कर रहे हैं। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। तो रिस्पॉन्स में बच्चा क्या करेगा? टर्न करने की कोशिश करेगा, मुड़ने की कोशिश करेगा उस तरफ। अगर हम राइट साइड में स्टिमुलेट कर रहे हैं तो राइट साइड मुड़ेगा, लेफ्ट साइड में स्टिमुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में स्टिमुलेट कर रहे थे, ये देखिए सर इधर आ गया, हाथ इधर आ गया और
पैर भी इधर आ गया, इस तरफ मुड़ रहा है वो धीरे धीरे। अब ये स्टिमुलेशन कैसी होगी, तो ये स्टिमुलेशन होती है लोअर टू अपर साइड, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ हम स्टिमुलेशन देते हैं, और ये रिजॉल्व होता है 4 वीक के अंदर अंदर। ये था गैलेंट रिफ्लेक्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला रिफ्लेक्स है वह है मोरो रिफ्लेक्स। यहाँ हम दो रिफ्लेक्स को समझते हैं, एक है मोरो रिफ्लेक्स और दूसरा है स्टार्टल रिफ्लेक्स। दोनों ही रिफ्लेक्सेस में जो न्यूबॉर्न होता है वो किसी शॉक या किसी झटके के प्रति फिजिकल और इमोशनल एडजस्टमेंट दिखाता है कि मैं खतरे में हूँ, भैया मेरे को बचा लो। तो आइए इसे समझते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। मोरो रिफ्लेक्स में जब बच्चे को हाथों में उठाया जाता है और फिर धीरे धीरे इसके गर्दन के पीछे से जो सपोर्ट होता है वो हटाते, यानी गर्दन को पीछे की तरफ गिरने देते हैं, जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ गर्दन के पीछे सपोर्ट है। अब इसको धीरे धीरे हटाया जाएगा। तो जब ये सपोर्ट हटता है तब न्यूबॉर्न के सीएनएस को सिग्नल जाता है कि भैया वो गिर रहा है। उसे ऐसी फीलिंग आती है बच्चे को कि वो कहीं पीछे की तरफ गिर रहा है, कहीं ऊंचाई से गिर रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो बच्चा होता है पहले तो उसका शरीर खुलता है, मतलब कि उसका शरीर जो होता है एबडक्शन करता है। इसके बाद यह पैराशूट की तरह जब एबडक्ट होता है तो इसका मेन एम होता है कि शरीर जब गिर रहा है उस गिरने की गति को कम किया जा सके, गति को डिक्रीज किया जा सके। एबडक्शन के बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट होता है उसमें शरीर सिकुड़ने की कोशिश करता है, मतलब एडक्शन करता है। एडक्शन का एम होता है कि शरीर को चोट से बचाया जा सके, चोट का जो एरिया है उसको मिनिमम किया जा सके। और एबडक्शन, उसके बाद एडक्शन, उसके बाद तीसरा रिस्पॉन्स जो इसमें बनता है वो होता है बच्चा रोने लगता है, मतलब वो क्राई करने लग जाता है, ताकि आसपास के लोगों को जानकारी मिल जाए कि वह बेबी जो है न्यूबॉर्न वो किसी ना किसी खतरे में है और टाइम से उसके पास पहुंच के उसे बचा लिया जाए। यही यहाँ पे होता है जब बच्चे की नेक को फॉल होने देते हैं, यानी गर्दन को गिरने देते हैं। तो पहले तो वो एबडक्शन कर रहा है, मतलब कि शरीर फैल रहा है, खुल रहा है। उसके बाद एडक्शन हो रहा है, यानी कि वो सिकुड़ रहा है। उसके बाद क्राई कर रहा है, यानी कि रो रहा है, सिग्नल दे रहा है कि भाई मुझे बचा लो। ये था मोरो रिफ्लेक्स। ये रिजॉल्व होता है 5 से 6 महीने के अंदर। अब बात करते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स की। यहाँ बच्चे के आसपास अचानक से अगर ज़ोरदार कोई आवाज़ की जाती है, मतलब कोई भी लाउड साउंड की जाएगी, तो बेबी अचानक से शॉक में आ जाएगा, अचानक से डर जाएगा। तो डर के मारे सबसे पहले वो एबडक्शन करेगा, फिर एडक्शन करेगा, और उसके बाद हेल्प के लिए वह रोने लग जाएगा। दोनों स्थितियों में बॉडी सर्वाइवल के लिए एडजस्टमेंट करती है और आसपास के लोगों को सिग्नल देती है कि वह किसी न किसी प्रकार के खतरे में है और उसे बचा लिया जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं सडन कोई लाउड साउंड होगी, मतलब कि कोई ना कोई वहाँ पे चिल्लाएगा, मतलब जो एग्जामिनर है वो चिल्लाएगा तो फिर क्या होगा, बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स में सबसे पहले एबडक्शन, यानी कि वो शरीर खुलेगा उसका चौंकने की वजह से। उसके बाद एडक्शन होगा, यानी सिकुड़ेगा, मतलब खतरे को मिनिमम करने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए एडक्शन होगा। और उसके बाद वो क्राई करेगा, यानी कि वो रोने लग जाएगा, ताकि उसके आसपास जो भी उसका अपना है वो उसको बचाने के लिए आ जाए। ये शरीर का अगला रिफ्लेक्स स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये रिजॉल्व होता है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सकिंग रिफ्लेक्स। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ जब बच्चे के टंग और पैलेट को स्टिमुलेट किया जाता है, उसके टंग और पैलेट को स्टिमुलेट किया जाता है, तो प्रतिक्रिया में जो बच्चा होता है वो सकिंग शुरू कर देता है। वह जो भी चीज़ स्टिमुलेट कर रही है उसे सक करना शुरू कर देता है। ये होता है सकिंग रिफ्लेक्स। यहाँ पे बच्चा जो होता है उसे लगता है कि आसपास कोई भोजन का सोर्स अवेलेबल है, जैसे कि माँ जो है उसे स्तनपान कराना चाह रही है, तो स्रोत से जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए ये रिस्पॉन्स दिखाता है। ये जो होता है 3 से 4 महीने में रिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जामिनर जो है अपनी उंगली से उसे स्टिमुलेट कर रहा है और उसकी प्रतिक्रिया में ये बच्चा यहाँ पे उस उंगली को चूसने लग गया। उसे लग रहा है कि माँ जो है उसे स्तनपान कराने के लिए आई है। यह है सकिंग रिफ्लेक्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो 10वां रिफ्लेक्स है उसका नाम है स्टेपिंग या डांसिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग का मतलब होता है चलना और डांसिंग का मतलब होता है नाचना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जब बच्चे को ऐसे पकड़ा जाता है कि उसके पैर जो हो रहे होते हैं ज़मीन को या फ्लोर को छू रहे होते हैं, जब उसके पैर जो होते हैं ये सरफेस को, किसी हार्ड सरफेस को छू रहे होते हैं, तो पहली बार किसी कठोर सतह को छूने की वजह से वहाँ पे सेंसेशन क्रिएट होती है उसके पैर में। इसकी वजह से वो एक पैर रखता है तो दूसरा पैर उठा लेता है, और जब दूसरा पैर रखता है तो पहला पैर उठा लेता है। मतलब जब पहले पैर का फ्लेक्शन होता है तो दूसरे पैर में एक्सटेंशन होता है। ऐसे ही
वाइस वर्सा मूवमेंट होती है। यह देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा नाच रहा हो, इसीलिए इसे डांसिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपको आग के अंगारों पे चलने को बोल दे, जलते हुए अंगारों पे चलने के लिए बोल दे, तब होगा क्या कि आपके जब एक पैर जलन करेगा तो वो आप उठाएंगे और दूसरा रखेंगे बैलेंस करने के लिए, फिर दूसरे पैर में जलन होगी तो आप उसे उठाएंगे और अगला पैर रख देंगे। तब सामने वालों को तो ऐसा ही लगेगा आप डांस कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि भाई आपको जल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पैर जो है ये हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आया है तो ये हो रहा है एक्सटेंड, और यहीं ये दूसरा पैर जो है ये हो रहा है फ्लेक्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बच्चा डांस कर रहा है, इसीलिए इसे स्टेपिंग या डांसिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 11वां रिफ्लेक्स है वह है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये रिफ्लेक्स लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठता ही उठता है। इसमें जब पैर की हील को स्टिमुलेट किया जाता है, यहाँ पे आप टेस्ट में देख सकते हैं, पैर की हील यानी कि तलवे को जब स्टिमुलेट किया जाता है तो रिस्पॉन्स किया जाता है। इसमें जो बच्चा होता है, जो बड़े होते हैं, वो अपने पैर की उंगलियों को मोड़ते हैं। यहाँ अगर जो सारी की सारी पैर की उंगलियाँ है उन्हें अंदर की तरफ मोड़ लिया जाता है, जिसे कि वेंट्रल फ्लेक्शन कहते हैं, तो इसे नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स कहते हैं। नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स कहते हैं जब ये उंगलियाँ अंदर की तरफ मोड़ लिया जाता है, जिसे वेंट्रल फ्लेक्शन कहते हैं। ये किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है अडल्ट में। वेंट्रल फ्लेक्शन जो होता है ये अडल्ट में देखा जाता है, ये अडल्ट में नॉर्मल है। जबकि वहीं अगर ये जो फिंगर्स होती है ये पीछे की तरफ मुड़ती है या फिर पैर की जो उंगलियां होती है फैल जाती है, मतलब जो अंगूठा होता है उसमें तो देखने को मिलता है डॉर्सीफ्लेक्शन, और जो बाकी फिंगर्स होती है उनमें देखने को मिलता है फेनिंग यानी कि फैलाव, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स। और ये जो होता है न्यूबॉर्न या नियोनेट्स में देखने को मिलता है, ये इनमें जो है नॉर्मल साइन है। तो जो नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स है ये अडल्ट में नॉर्मल है, और जो पॉजिटिव बेबिंस्की है वो न्यूबॉर्न में नॉर्मल पाया जाता है। तो वो कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये पीछे की तरफ मुड़ रहा है फिंगर्स, और यहाँ पे ये आगे की तरफ मुड़ रही है। यहाँ पे अंगूठे पे ध्यान दीजिए, अंगूठे का जो फ्लेक्शन हो रहा है उसे कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। ये याद रखिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कौन सा फ्लेक्शन है, डॉर्सी फ्लेक्शन। और बाकी फिंगर का क्या हो रहा है? बाकी फिंगर का हो रहा है फेनिंग। फेनिंग मतलब होता है फैलाव या फिर खुलना या फिर चौड़ा होना, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा? स्टिमुलस जब हील होती है, जो तलवा होता है उसको लेटरल यानी कि साइड से अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जब हम शार्प स्टिमुलस देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में फिंगर्स ऐसे मुड़ जाती है। इसका आपको रिजॉल्विंग टाइम भी याद रखना है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो होता है 12 महीने यानी कि 1 साल में रिजॉल्व होता है, यह कई एग्जाम्स में पूछा गया है। यह है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, डबल ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, ये बार बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 12वां रिफ्लेक्स है पामर रिफ्लेक्स। यहाँ पे हम पामर व प्लांटर रिफ्लेक्स, काफ़ी एक जैसे दो रिफ्लेक्स है जिनको पढ़ेंगे। बस एक जो है वह हाथ की हथेली से जुड़ा हुआ है, मतलब पाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे पामर रिफ्लेक्स कह रहे हैं। और दूसरा पैर के तलवे या फिर सोल से जुड़ा हुआ है, उसे प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है उसे प्लांटर रिफ्लेक्स कह रहे हैं, और जहाँ पे हथेली में फ्लेक्शन हो रहा है उसे पामर रिफ्लेक्स कह रहा है। तो आइए अब समझते हैं पामर रिफ्लेक्स क्या होता है। तो जब हाथ की हथेली या बेस ऑफ द फिंगर्स, हथेली जो होती है उसे जब स्टिमुलेट किया जाएगा, मतलब कोई चीज़ जो है उसे टच की जाएगी, तो इसकी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स में पामर ग्रास्प की जाएगी। ग्रास्प का मतलब होता है जो बच्चा होता है वो उसकी मुट्ठी बंद करेगा और उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा, ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। ये जो होता है इसे ही पामर रिफ्लेक्स कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बच्चा जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अनजान है, तो वह अलग अलग चीज़ों को पकड़ता है ताकि उनके प्रति एक तो मेमोरी क्रिएट कर सके, साथ ही उसे लगता है कि आसपास कोई भोजन का कोई सोर्स है तो वो उसे प्राप्त करने के लिए भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ये है पामर रिफ्लेक्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला, जैसा कि मैंने बताया, अगला है प्लांटर रिफ्लेक्स। यहाँ पे जब पाँव के तलवे को या फिर टो ऑफ फुट या हील वाले पोर्शन को स्टिमुलेट किया जाता है तो रिस्पॉन्स में जो बच्चा होता है वो पैर को अंदर की तरफ मोड़ता है या फिर वेंट्रल फ्लेक्शन दिखाता है। कौन सा फ्लेक्शन? वेंट्रल फ्लेक्शन, या इसी को पामर फ्लेक्शन भी कहते हैं, आगे की ओर झुकना, ठीक है। यह फ्लेक्शन दिखाता है। जैसा कि
हम इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे ये तो है पामर फ्लेक्शन, यहाँ पे आप देखिए ये उंगली ली है और यहाँ पे जो हथेली का वो एरिया है जहाँ पे से उंगलियां हथेली से जुड़ रही है उसको स्टिमुलेट किया है, तो बच्चा इसे पकड़ रहा है या फिर ग्रास्प कर रहा है, इसको बोलते हैं पामर ग्रास्प। वहीं पे जब पैर का जो हील वाला एरिया, तलवे वाला एरिया है, वो एरिया जहाँ पे उंगली और अंगूठा जुड़ा हुआ है उसको स्टिमुलेट किया जाता है, तो ये पैर अंदर की तरफ मुड़ रहा है, मतलब उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ रही है। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लांटर फ्लेक्शन या फिर वेंट्रल फ्लेक्शन। ये है प्लांटर फ्लेक्शन। तो हमने 3 रिफ्लेक्स देखे, एक था बेबिंस्की, एक है पामर और एक है प्लांटर। तीनों में हम कंपैरिजन करें तो बेबिंस्की में बच्चों में उंगलियां बाहर की तरफ मुड़ती है, डॉर्सीफ्लेक्शन, वहीं बड़ों में अंदर की तरफ मुड़ रही है। वहीं पे जो पामर फ्लेक्शन है इसमें हथेली को स्टिमुलेट करते तो उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ के उसे ग्रास्प कर रहा है, और प्लांटर फ्लेक्शन में जब पैर को स्टिमुलेट करते तो पैर अंदर की तरफ मोड़ रहा है, जैसे कि उसको गुदगुदी हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिमिलर तीनों के तीनों रिस्पॉन्स है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं 14वें और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स में आखिरी रिफ्लेक्स टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो होती है बेबी के जो सिमेट्री होती है बॉडी की, उसके मोमेंटम का असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, जो फिजिकल सिमेट्री होती है कि भैया बॉडी परफेक्टली मूव कर रही है कि नहीं है, तो उसका असेसमेंट इस रिस्पॉन्स में किया जाता है। यहाँ पे जब बच्चे के सिर को किसी एक तरफ घुमाया जाता है, मतलब उसकी जो नेक या हेड होता है उसको किसी एक साइड में टर्न किया जाता है, तो रिस्पॉन्स में बॉडी जो होती है वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है, वो अपने शरीर की प्रतिक्रिया जो देती है उसमें उस तरफ ढलने की कोशिश करती है, और जिस तरफ सिर को घुमाया जा रहा है उस तरफ की भुजाएं तो फैलती है, यानी कि सेम साइड की जो एक्सट्रीमिटी होती है वो तो एक्सटेंड होती है, उस तरफ की भुजाएं तो होती है एक्सटेंड, किस तरफ? सेम साइड में। वहीं पे जो दूसरी तरफ की भुजाएं होती है या फिर ऑपोजिट साइड की जो बॉडी होती है वो सिकुड़ने की कोशिश करती है, उस शरीर की तरफ आने की कोशिश करती है वो हाथ, मतलब कि ऑपोजिट साइड में क्या होता है? फ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। सेम साइड में तो क्या हो रहा है? एक्सटेंशन, और ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। ये बच्चा है, इसके सर को इस तरफ घुमाया गया है, मतलब लेफ्ट साइड घुमाया गया है, तो ये देखिए इधर का आर्म, हाथ जो है बाहर की तरफ, पैर जो एकदम सीधा हो रहा है, मतलब एक्सटेंड हो रहा है इस तरफ, सेम साइड तो एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। वहीं ऑपोजिट साइड में इधर जो हाथ है ये शरीर के पास आया, पैर भी शरीर की अंदर की तरफ मुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे फ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बॉडी जो होती है वो एक सिमेट्री में आने की कोशिश कर रही है, एक रूपता में आने की कोशिश कर रही है। ये जो रिफ्लेक्स होता है ये 3 से 4 महीने में रिजॉल्व हो जाता है। इसी के साथ हमने सभी के सभी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को पढ़ लिया है। अब हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो होता है ये बॉडी की रक्षा के लिए या डिफेंस के लिए होता है। यहाँ पे शरीर की रक्षा की जाती है और जो जरूरी अंग होते हैं जैसे कि आँख हो गया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, इंटरनल ऑर्गन हो गए, उनको डैमेज या हानि से बचाने के लिए इनका प्रयोग होता है। किससे बचाते हैं अपन? हानि से या फिर डैमेज से बचाने के लिए जो रिस्पॉन्स है वो कौन से रिफ्लेक्स है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स भी एट बर्थ प्रेजेंट थे तो ये भी एट बर्थ प्रेजेंट है, पर उनमें और इनमें अंतर क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं, मतलब कि ये आजीवन बने रहते हैं। आजीवन बने रहने का मतलब ये कभी भी समय या उम्र के साथ रिजॉल्व नहीं होते हैं और ये कभी भी डिसअपेयर नहीं होते हैं। जहाँ पे हमने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स में देखा था तो भैया ये शुरुआत में तो थे, पर थोड़ी सी जब उम्र बढ़ी और शरीर थोड़ा मैच्योर हुआ तो ये गायब हो गए थे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। वहीं पे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो होते हैं, शरीर को रक्षा की हमेशा ज़रूरत है तो ये कभी भी रिजॉल्व नहीं होते, ये आजीवन बने रहते हैं। ये होते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। आइए अब इनको एक एक कर पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं, तो हम देखते हैं कौन सी नर्व से जुड़े हुए कौन कौन से रिफ्लेक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो 5th क्रेनियल नर्व होती है इसके रिफ्लेक्स देखते हैं। ये नर्व कौन सी है? तो ये है ट्राइजिमिनल नर्व। कौन सी नर्व है? ट्राइजिमिनल नर्व। और ट्राइजिमिनल जो है एक मिक्स टाइप की नर्व है, मतलब ये सेंसरी ब्रांचेस भी है इसमें और मोटार ब्रांच भी है। तो उसी में हम देखते हैं इसमें 3 रिस्पॉन्स है, ब्लिंकिंग, स्नीजिंग और कॉर्नियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग और कॉर्नियल, ये दोनों तो आँख यानी कि आई का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वहीं पे स्नीजिंग रिफ्लेक्स जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का या फिर जो हम नाक से लेके जो गले तक का जो श्वसन प्रणाली होती है उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। यहाँ पे ब्लिंकिंग कैसे? तो भाई आँख में अगर कोई भी कचरा चला गया है
तो उसको रिमूव करने के लिए आंखें ब्लिंक होती है ताकि हमें कोई ज़्यादा डैमेज ना हो सके। वहीं पे जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, ये जो एक्सेसिव लाइट होती है, ज़्यादा प्रकाश होता है या कहीं पे जो सीधी लाइट पड़ रही होती है, तब जो प्यूपिल होते हैं हमारी आँख के, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ छोटे हो जाते हैं, ताकि उनको ज़्यादा डैमेज ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा लाइट जो होती है, एक्सेसिव लाइट जो होती है, हमारी आई बॉल में एंटर ना करे। उसके लिए जो रिफ्लेक्स वो है कॉर्नियल, या इसी को प्यूपिलरी रिस्पॉन्स कहते हैं। वहीं पे स्नीजिंग का हमको पता है, जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती है, तो उसे बाहर रिमूव करने के लिए, ताकि वो अंदर डैमेज ना कर सके, हमें छींकें आने लगती है, इसी को स्नीजिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये तीनों कहाँ से ऑपरेट होते हैं? ये होते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व के बाद 5 दूनी 10 यानी कि 10th क्रेनियल नर्व की हम बात करते हैं। ये कौन सी नर्व है? तो इसका नाम हम जानते हैं, ये है वेगस नर्व। कौन सी नर्व? वेगस नर्व। इसके बारे में भी हम जानते हैं, ये भी मिक्स टाइप की होती है, मतलब इसमें भी सेंसरी भी है, मोटर ब्रांच भी है, और ये शरीर के लगभग सारे वाइटल ऑर्गन को सप्लाई करती है। अब वहाँ पे तो वो आई को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्शन दे रही थी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, यहीं पे ये जो है थोड़ा अंदर की तरफ प्रोटेक्शन देगी, मतलब इंटरनल ऑर्गन। तो इसका पहला जो रिफ्लेक्स है वो तो है कफिंग, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई फॉरेन बॉडी चली गई, मतलब कि अगर टाइम से स्नीजिंग नहीं हुई, टाइम से हमको छींक नहीं आई और कोई पार्टिकल जाते जाते लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, जैसे कि कई बार हम खाना खा रहे होते हैं और फूड का कोई पार्टिकल जो है ईसोफेगस की बजाय विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें इमीडिएटली खांसी आती है, यानी कफ आती है, तो वो स्टिमुलेट होती है 10th क्रेनियल नर्व से। इसके बाद अगली जो नर्व है, अगला जो रिस्पॉन्स है वो है गैगिंग। गैगिंग मतलब ये एक आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है, मतलब किसी चीज़ को बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं गले से, यानी थ्रोट से, इसको क्या बोलते हैं? गैगिंग। ये भी ऑपरेट होता है 10th क्रेनियल नर्व से। और इसके बाद अगला है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब उल्टी होना। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इंजेस्ट कर ली है, कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो पॉइजनस है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो रही है, या फिर जो जीआई म्यूकोसा है वो इरिटेट हो रही है, तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए उस जो भी फूड पार्टिकल या जो भी वो कंटेंट है उसे शरीर से बाहर फेंकने के लिए जो शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो है वॉमिटिंग, इसे ही उल्टी कहते हैं। तो हमने फिफ्थ क्रेनियल नर्व के देख लिए, 10th क्रेनियल नर्व के देख लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जिसको थर्ड वन आप यहाँ भी याद रख लीजिए, उसका नाम है पैराशूट रिफ्लेक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है पैराशूट। तो पैराशूट क्या होता है? हम देखते हैं कई बार ऊंचाई से जो कूदने वाले लोग होते हैं वो अपने साथ एक बैग कैरी करते हैं, उस बैग के अंदर से जब एक बटन दबाते हैं तो पैराशूट निकलता है। उस पैराशूट का एम क्या होता है कि भाई जब हम ऊंचाई से गिर रहे हैं तो गति को कम करे और हमें सेफ लैंडिंग कराए, बिना डैमेज के लैंडिंग कराए। तो ऐसा ही है पैराशूट रिफ्लेक्स। जब बच्चे को हम स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड करते हैं, ठीक है, जब उसे खड़ा करते हैं और अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाते हैं, ठीक है, आगे की तरफ झुकाते हैं, तो जो बेबी होता है उसके आर्म यानी हाथ और पैर जो होते हैं वो बाहर की तरफ फैल जाते हैं, खुल जाते हैं, यानी एक्सटेंड हो जाते हैं। वो एक पैराशूट की तरह काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लग रहा है मैं गिर रहा हूँ, तो वो गति को कम करने के लिए जो है बॉडी एडजस्टमेंट करती है। इसी को कहते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। जैसे कि आपने माइकल जैक्सन का एक क्लासिकल मूव देखा होगा, उसमें वह डांस करते वक्त एक जगह पे आगे की तरफ 45 डिग्री तक झुक जाता है, कुछ उसी प्रकार का ये रिफ्लेक्स होता है। ये जो होता है 8 से 9 मंथ, 8 to 9 मंथ पे जो अपीयर होता है, इस टाइम पे ये आता है शरीर में और फिर लाइफ लॉन्ग यानी आजीवन बना रहता है। ये है पैराशूट रिफ्लेक्स। तो ये सारे हमारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस थे। अब बारी है हमारे ट्रिक की, जो कुछ इस प्रकार है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए डीलर जीतू मिस्त्री भी पिट्ठू था प्यारे बालम। एक बार और, डीलर जीतू मिस्त्री भी पिट्ठू था प्यारे बालम। यहाँ पे डीलर में जो है 4 रिफ्लेक्सेस आते हैं। कौन कौन से? डॉल्स आई, जिसमें हमें आईबॉल फिक्सेशन देखने को मिलता है, मतलब आंखें एक जगह स्थिर हो जाती है और शरीर आगे मूव कर जाता है। वहीं पे एक्सट्रूजन ऑफ टंग, मतलब जुबान जो होती है उसे बाहर धकेला जाता है। क्यों? ताकि बच्चे को सफोकेशन ना हो। इसके बाद एल से होता है लैंड रिफ्लेक्स, जैसे मैंने लैंडिंग से समझाया था कि जैसे हनुमान जी लंका में लैंड कर रहे हो, उसमें गर्दन एक्सटेंड होती है ताकि आगे देख पाए, और पैर जो होते हैं फ्लेक्स होते हैं ताकि बॉडी बैलेंस कर पाए। आर से होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग का मतलब मैंने बताया था कुछ खोजना, कोई ना कोई चीज़ खोजने की कोशिश करता है। तो क्या खोजने की कोशिश करेगा? तो बच्चा है तो वह खाने का कोई सोर्स खोजने की कोशिश करेगा। ये तो था डीलर। इसके बाद जी टू, मतलब जी से जो है 2 रिफ्लेक्स आ रहे हैं। कौन कौन से? जी से एक तो आता है ग्लैबुलर रिफ्लेक्स और एक होता है गैलेंट रिफ्लेक्स। ग्लैबुला किसको कहते हैं? तो भाई नाक के ऊपर आंखों के बीच का एक पोर्शन होता है जिसको ग्लैबुला कहते हैं।
जब इसको थपथपाते हैं तो बच्चा आंखों को ब्लिंक करता है, ये होता है ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। और दूसरा कौन सा है, गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट को स्पाइनल या ट्रंकल गैलेंट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो ट्रंक या धड़ होती है उसकी मूवमेंट को, उसके कितना डेवलपमेंट हुआ है उसको चेक किया जाता है, ये होता है जीतू। इसके बाद आता है मिस्त्री। मिस्त्री का मतलब है एम और एस से 3। एम और एस कौन कौन से, मोरो, स्टार्टल, सकिंग और स्टेपिंग। सबसे पहले मोरो और स्टार्टल की बात करें तो ये दोनों ही हमको पता है। कोई भी शॉक आता है, यानी बच्चा अगर अचानक से चौंक जाएगा तो वह अपने प्रोटेक्शन के लिए पहले एबडक्शन करेगा, फिर एडक्शन करेगा, फिर क्राई करेगा। मोरो में क्या होगा भाई, मोरो में जब नेक के पीछे सपोर्ट हटाएंगे तब ये रिस्पॉन्स करेगा। और स्टार्टल में क्या होगा, स्टार्टल को साउंड से याद रखो कि जब कोई लाउड साउंड की जाएगी, कोई शाउटिंग की जाएगी तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। वहीं पे अगला एस जो होता है सकिंग। तो जब कॉर्नर ऑफ द माउथ, मतलब बच्चे को किसी एक तरफ से स्टिमुलेट किया जाएगा, गालों पे या फिर होठ की तरफ, तो बच्चा उस तरफ अपना मुंह घुमाएगा और मुंह खोलेगा ताकि जो भी फूड या न्यूट्रिशन का सोर्स है उसे खा सके। अब जैसे कि मान लीजिए मदर है, वो निप्पल जो है बेबी के चिक को टच करती है, तो बच्चा पहले तो उस तरफ टर्न करेगा और फिर निप्पल जो होता है उसे माउथ को ओपन करके उसे कैच करेगा और उसके बाद वहाँ पे सकिंग स्टार्ट कर देगा। ये है सकिंग रिफ्लेक्स। इसका अगला रिफ्लेक्स है स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब होता है चलना या फिर नाचना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब बच्चे को किसी हार्ड सरफेस, किसी कठोर सतह पर जो होता है खड़ा किया जाएगा, तो बच्चा एक पैर उठाएगा, दूसरा पैर रखेगा, दूसरा पैर उठाएगा, पहला रखेगा, ऐसा दिखाई देगा कि वो नाच रहा है। जैसे कि अगर मान लो आपको अंगारों पे रख दिया जाए तो आप एक पैर उठाएंगे, दूसरा पैर रखेंगे, दूसरा जलने लगेगा तो वो उठाएंगे, पहला रखेंगे, तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि आप नाच रहे हैं। ये होता है डीलर जीतू मिस्त्री। भी से होता है बिबिन्स्की रिफ्लेक्स। बिबिन्स्की के बारे में मैंने बताया था। पहली बात तो 12 महीने पर रिजॉल्व होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हील होती है, जो तलवा होता है पैर का, उसे स्टिमुलेट किया जाएगा। तो बड़ों में तो क्या होता है, बड़ों में जो उंगलियाँ होती है अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, और जो बच्चों में क्या होता है तो वो बाहर की तरफ मुड़ेगी, मतलब डॉर्सीफ्लेक्शन एंड फैनिंग ऑफ द फिंगर्स, ये दिखाई देगा बिबिन्स्की में। इसके बाद होता है पिट्ठू था। पिट्ठू था से मतलब होता है पी से तो 2 है और टी। पी से 2 कौन कौन से, बिबिन्स्की के बाद मैंने जस्ट बताए थे पामर और प्लांटर। पामर तो पाम से याद रखो, हाथ की हथेली को पाम कहते हैं। तो जब पाम में जो एरिया है, जहाँ बेस ऑफ फिंगर वाला एरिया है, उसको स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, बच्चे को जो होता है उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। वही प्लांटर में क्या है कि जो हील होती है या सोल जो होती है, तलवा जो होता है, उसको जब स्टिमुलेट करेंगे तो फिंगर को अंदर की तरफ मोड़ेगा, वेंट्रल या फिर प्लांटर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये तो था पिट्ठू। और था से होता है टोनिक नेक। नाम से ही पता चल रहा है, टोनिक नेक मतलब कि नेक की टोन से बॉडी की सिमिट्री को चेक किया जाएगा। नेक की टोन से कैसे चेक किया जाएगा, तो यहाँ पे जब गर्दन को किसी एक तरफ मोड़ा जाएगा, सिर को घुमाया जाएगा, तो उस तरफ जिधर मोड़ा गया है उधर का शरीर तो एक्सटेंड होगा यानी फैलेगा, और दूसरी तरफ जो है बैलेंस करने के लिए शरीर ऑपोजिट साइड में सिकुड़ेगा, यानी कि उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तो था डीलर जीतू मिस्त्री भी पिट्टू था। तो ये तो 14 रिफ्लेक्स हो गए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। और यहाँ पे जो प्यारे बालम है उससे याद रखिएगा टाइमिंग, कि कुछ ये जो 4 रिफ्लेक्स है इनके रिजॉल्व होने की टाइमिंग कुछ अलग है। बाकी सब में आप याद रख लीजिए, अगर कुछ याद नहीं हो तो 3 से 4 महीने, पर इनमें अलग याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्यारे होता है इससे प्लांटर रिफ्लेक्स है शायद 6 महीने में, बालम के बिबिन्स्की मैंने बताया था 12 महीने में, फिर लैंड्यू रिफ्लेक्स होता है 9 महीने में, और जो मोरो रिफ्लेक्स है ये 8 महीने में रिजॉल्व होता है। तो इन चारों की जो है आपको रिजॉल्व होने की टाइमिंग अलग से याद रखनी है। ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की टाइमिंग ट्रिक, डीलर जीतू मिस्त्री भी पिट्ठू था प्यारे बालम। आइए अब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की बात करते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स में है बीएससी का गैंग वॉर, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हो परी। बीएससी का गैंग वॉर। परी से तो मैंने बताया, परी से है पैराशूट रिफ्लेक्स। यहाँ पे मैंने माइकल जैक्सन का आपको एग्जांपल दिया था, वो कैसे आगे झुकता है, वैसे ही बच्चे को जब झुकाएंगे तो बच्चा पैराशूट की तरह खुलेगा, मतलब उसके आर्म और लेग्स जो होते हैं उनको एक्सटेंड करेगा ताकि वो गिरने की गति को कम करे और डैमेज को भी कम कर सके। ये तो परी से होता है प्रोटेक्टिव में पहला पैराशूट। इसके बाद बीएससी, बी से होता है ब्लिंकिंग, एस से होता है स्नीजिंग, और सी से होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स या प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ये तो कौन से थे, अपने 5th क्रेनियल नर्व के रिफ्लेक्स। यहाँ पे हम देख रहे थे ब्लिंकिंग क्यों करता है, तो आँख को कचरे और एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करने के लिए। स्नीजिंग क्यों करता है, ताकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई फॉरेन बॉडी आई है तो उसे बाहर की तरफ निकाला जा सके। और जो कॉर्नियल या प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब लाइट पड़ रही है आँख में तो उससे जो कॉर्निया और रेटाइना है उसको डैमेज ना हो, इसके लिए लाइट के प्रति एकोमोडेशन करता है। और जो प्यूपिल होता है वो
छोटा या बड़ा अपनी साइज़ को एडजस्ट करता है, तो होता है प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। इसके बाद BSc का गैंग वॉर जो है 10th क्रेनियल नर्व की। यहाँ पे का से तो हमें पता है कफिंग यानी खांसी आना। तो जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से आगे बढ़ के कोई चीज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई है, मतलब कि जो कैरिना वाला पोर्शन होता है, ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं, उस जगह तक पहुंच गया है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं और खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला गया है, तब उस समय में उस फूड पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हम जो होता है एक रिफ्लेक्स करते हैं, उसे कफिंग कहते हैं, यानी खांसी आना। इसके बाद गैगिंग होता है, मतलब कोई चीज़ अटक जाती है और हमें समस्या आ रही है, तो गैग होता है, मतलब किसी चीज़ को बाहर धकेलने की कोशिश करता है, फोर्स करता है बाहर की तरफ, ये होता है गैगिंग। और इसके बाद अगला रिफ्लेक्स है वॉमिटिंग क्या होता है, तो जब आपने भोजन कर लिया और आपने कोई गलत चीज़ खा ली है, अब शरीर को अंदर ही अंदर वो डैमेज कर रहा है, म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा है, अब शरीर से उसे बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे, तो पेट में चली गई चीज़ या तो नीचे जाएगी या ऊपर आएगी। तो ऊपर लाने के लिए जो होता है पेरिस्टाल्सिस जो है ज़्यादा एक्टिव होगी और एक रिफ्लेक्स के तहत वो बाहर आएगी, उस रिफ्लेक्स को कहते हैं वॉमिटिंग। तो ये है प्रिमिटिव और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस की ट्रिक। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है या किसी और टॉपिक पर ऐसे ही आसान ट्रिकों के साथ क्लास चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख भेजिए। साथ ही अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।